जी बताइए। हाँ हाँ, टेनिशन एज अ राइटर। या एक्चुअली में जो जिस एज के जो राइटर्स है, जैसे अभी विक्टोरियन एज मैं चला रहा हूँ, तो विक्टोरियन एज के जितने भी राइटर्स, चाहे वो पीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड हो, चाहे वो जो है जीआईसी में प्रिस्क्राइब्ड हो, उन सारे राइटर्स को उसी एज में अब डिस्कस करते हुए चले चल रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब मैं राइटर को अगर आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, तो वो चीजें बार पे फिर से मुझे बताना पड़ेगा विक्टोरियन एज ये रहा है, क्योंकि विक्टोरियन एज का सारा फीचर, सारी चीजें टेनिशन या कोई भी जो राइटर होगा उसके वर्क में मिलेगा। तो जो मैंने देखा है कि जो टेनिशन है वो दोनों जगह पर है, जीआईसी में भी है, पीजीटी में भी है। तो जीआईसी और पीजीटी जो लोग टेनिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान में रखना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस टेनिशन एज अ राइटर। दिस टू थिंग्स दे हैव टू कीप इन देयर माइंड। और किसी का कोई क्वेरी है, या मैं शेयर करूं व्हाइट बोर्ड, क्योंकि व्हाइट बोर्ड शेयर करने के बाद ये सब चीजें नहीं बात हो पाएगी। हैव या टेनिशन एज अ राइटर, टेनिशन एज अ राइटर। और किसी का कोई क्वेरी? इसमें कौन सा मूवमेंट? जैसे राइटर कंप्लीट होगा वैसे ही हो जाएगा। सो लेट मी रिकॉर्ड क्लास, शेयरिंग विथ यू व्हाइट बोर्ड। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट आई हैव टू टेक इन टूडेज क्लास। आई हैव टू टेक टेनिशन एज अ राइटर। टेनिशन का जो वर्क है या उनके जो एज अ राइटर, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो टेनिशन का है पूरा, दैट इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन, TENNYSON। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन, you will come to know कि he was born in 1809, 1809 ईस्वी में वो पैदा हुए हैं। 1892 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। He was born in 1809 and died in 1892. Again, I would like to tell you कि in today's class we are taking what? In today's class we are taking Tennyson, and he was born in 1809 and died in 1892। 1809 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है और 1892 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। सो what I want to tell you कि when you take this man, especially Tennyson, then then which thing you have to go? First you have to go with what? First you have to go with बायोग्राफिकल स्टडी, जो टेनिशन का जैसे और राइटर्स हमने लिया हुआ है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट बायोग्राफिकल स्टडी, देन रिमेंबर दैट कि ही वाज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1809 in Lincolnshire. One point you have to write down. First point, he was born on 6 August, 6th August in 1809, in 1809 in Lincolnshire. Lincolnshire. दिस इज द स्पेलिंग। LINCOLN है, ओ एल के बाद आप आई ना समझ लीजिएगा, वहां पे वो लिखने में थोड़ा सा इधर हुआ। लिंकन शायर, SHIRE, लिंकन शायर। नेक्स्ट पॉइंट, he was the he was the fourth son. He was the fourth son amongst 12 children. Amongst 12 children. He was the fourth son amongst 12 children of the Reverend George, of the Reverend, REVREND
REND, जॉर्ज रिवरेंड जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, क्लेटन, CLAYTON, क्लेटन टेनिसन, रिवरेंड जॉर्ज क्लेटन टेनिसन। एंड नेक्स्ट पॉइंट, हिज मदर was his mother was Elizabeth Fiche, Elizabeth Fiche, FYTCHE, FYTCHE. So remember that key in this page, the screen which I have shared with you, you will come to know about what you here you get two or three information. सबसे पहला जो information I want to highlight it here कि वो जो है क्या थे, फोर्थ सन एमंग 12 चिल्ड्रंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, हिज फादर वाज हु, हिज फादर वाज जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, हिज मदर वाज एलिजाबेथ फाइची। You will come to know कि his mother was who, his mother was Elizabeth Faichi. So when you go with this man, especially Tennyson, या when you go uh, दिस कि उसके फादर कौन थे, उनके मदर कौन थे, देन दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर कि इस तरह की चीजें रही है। उनके जो फादर थे वो एक स्कॉलरली क्लर्जी मैन थे, और उनकी जो मदर थी, इट इज सेड दैट शी वाज अ जेंटिल एंड लवेबल वुमन। यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, बट फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू कि यहाँ पे ही वाज बोर्न इन 1809, अ वेरी कॉमन पॉइंट, died in 1892 and 6th August 1809 in Lincolnshire. So again I would like to tell you कि जो जिस पोएट के बारे में हम लोग बात करें, दैट इज Alfred Lord Tennyson, and Alfred Lord Tennyson is the representative poet of Victorian age. He compromised between science and religion, and you know it very well कि the particular age it covers the age from the particular age covers the period from 1837 to 1901 at the name of Queen Victoria, and Tennyson was the leading poet. And not only leading poet, even he was the laureate poet. He got laureateship in 1850। वो सब चीजें हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे 1809, 1892, 6 अगस्त 1809, और कौन सी जगह पे, लिंकनशायर, लिंकनशायर एक चीज। दूसरा, दूसरे पेज पे जो शेयर किया गया है कि फादर कौन रहे हैं, जॉर्ज क्लेटन टेनिसन रहे हैं, जो उनकी माँ रही हैं एलिजाबेथ फाइची रही हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट इज व्हाट कि उनके जो फादर थे क्या थे, हिज फादर वाज अ स्कॉलरली क्लर्जी मैन, his father was his father was scholarly, SCHOLARLY, scholarly clergyman, CLERGY, clergyman, his father was a scholarly clergyman। You will come to know उनके जो फादर थे वो एक scholarly clergyman थे, and his mother was a gentle lovable woman। यहाँ से आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा रख दीजिएगा कि स्कॉलरली क्लर्जी मैन, एंड his mother was his mother was a gentle lovable woman, a gentle lovable woman। So these things you find about whom, these things you find about उनके बारे में कि his father was a scholarly clergyman and his mother was a gentle lovable woman। You find these things। What happened कि उनके जो भाई थे, टेनिसन के ब्रदर का नाम था चार्ल्स टेनिसन, उनकी शादी लुइसा सेलोट से हुई थी।
And later on we come to know कि टेनिशन fell in love with लुइसा's sister इमाइली सेलवुड, और उनसे उनकी शादी 1850 में होती है। तो वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि हियर एक फैमिली मैटर है या फैमिली इशू है कि इन 1835 टेनिशंस ब्रदर चार्ल्स टेनिशंस टेनिशंस ब्रदर चार्ल्स टेनिशन टेनिशंस ब्रदर चार्ल्स टेनिशन मैरिड लुइसा सेलवुड, मैरिड लुइसा सेलवुड, LOUISA, लुइसा, LOUISA, लुइसा सेलवुड। This is the name of that lady with whom who married Tennyson's brother Charles Tennyson. So again, I would like to tell you कि in this page you find what? In this page you find कि उनके फादर जो थे वो क्या थे? स्कॉलरली क्लर्जी मैन। किसके फादर? टेनिशन के। टेनिशन फादर वाज स्कॉलरली क्लर्जी मैन, and his mother was a gentle lovable woman, his mother. What happened ki in 1835 you will come to know his brother Charles टेनिशन मैरिड, किससे मैरिज होती? लुइसा सेलवुड। ये जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए कि टेनिशन के भाई जो थे जिनका नाम चार्ल्स टेनिशन था उनकी मैरिज लुइसा सेलवुड से होती है, तो कब होती ये जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूरी है कि टेनिशन ने लुइसा सेलूड की सिस्टर से, जो एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि उनसे उन्होंने शादी किया था, तो लुइसा जो सेलूड है दैट वाज द सिस्टर ऑफ इमाइली सेलूड, या इमाइली सेलूड वाज द सिस्टर ऑफ लुइसा सेलूड। सो यू विल कम टू नो कि नेक्स्ट पॉइंट इन इन 1850 टेनिशन मैरिड In 1850, Tennyson married Emily Selwood, EMILLY, Emily Selwood. In 1850, Tennyson married Emily Selwood. 1850 में टेनिशन ने जो मैरिज किया उस उन्होंने इमाइली सेलूड से किया, दैट वाज द यहाँ पे सिस्टर ऑफ लुइसा सेलवुड, LOUISA, लुइसा सेलवुड। So what I want to tell you कि you find these things. Next point, in 1892 he died. In 1892 he died and buried in Westminster Abbey, and buried in Westminster Abbey, ABBEY. You will come to know कि he died in 1892, 1892 ईस्वी में उनकी मौत हुई है, and buried in Westminster Abbey. We know it very well कि वेस्टमिंस्टर अबे कितना ज्यादा रिमार्केबल जगह है, और जिसको एक तरह से कहा जाए कि ऑल द लवेबल पोएट्स ऑफ इंग्लैंड आर बरीड देयर। जो इंग्लैंड के बड़े से बड़े पोएट हैं उन सबको वहां पे दफन किया गया। तो एक जो क्वेश्चन बनेगा वो ये जरूर बनेगा कि टेनिशन की मैरिज 1850 में, टेनिशन की मैरिज किसके साथ होती है? इमाइली सेल वुड, सिस्टर ऑफ
लुइसा सेलूड, लुइसा सेलूड के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि हु वाज लुइसा सेलूड। लुइसा सेलूड वाज द वाइफ ऑफ टेनिशंस ब्रदर। इनका क्या नाम था? दैट वाज चार्ल्स टेनिशन। सो ये चीजें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि 1892 में उनकी मौत हुई। ये एक कॉमन पॉइंट है जो मैं आपसे पहले भी डिस्कस किया था। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, वेस्टमिंस्टर अभी। तो वेस्टमिंस्टर अभी एक तरह से क्या है, इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस बिकॉज ऑल द वेल नोन पोएट्स ऑफ इंग्लैंड या ब्रिटिश पोएट्स दे आर बरीड देयर। तो वह एक वेस्टमिंस्टर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, टेनिशन का जो ये तो अभी लाइफ हुआ कि उनके फादर का क्या नाम था, कहाँ पैदा हुए, उनकी माँ का क्या नाम था, उनकी वाइफ क्या थी। हम लोगों को अब जो बात करनी है वो टेनिशन के एजुकेशन को लेकर के बात करनी है। जो टेनिशन का एजुकेशन हुआ है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुआ है। तो रिमेम्बर दैट कि नेक्स्ट पॉइंट, टेनिशन गॉट एजुकेशन, टेनिशन गॉट एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। टेनिशन गॉट एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। और यहाँ पर उन्होंने लिटरेरी क्लब भी ज्वाइन किया था और उस लिटरेरी क्लब का नाम था द एपोस्टल्स। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज एंड ज्वाइंड NED and joined a literary club, and joined a literary club named Apostles, APOSTLES, Apostles. And this literary कैम्ब्रिज एंड ज्वाइंड, JOINED, ये दोनों एक शब्द है मिला के, JOINED, ज्वाइंड अ लिटरेरी क्लब नेम्ड एपोस्टल्स एंड मेट आर्थर हैलम। वहीं पे उनकी मुलाकात आर्थर हैलम से होती है। एंड मेट आर्थर हैलम। सो वी गेट दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि उनके बोसम फ्रेंड ऑलरेडी हम सारे लोग जानते हैं, अगर फिर भी लिखना चाहते थोड़ी सी जगह है। बोसम फ्रेंड, बोसम फ्रेंड ऑफ टेनिशन, bosom friend of tension. So in this page, what you find two or three important information. Number one important information कि उनका जो एजुकेशन हुआ है वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ है। वी नो इट वेरी वेल कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ये दोनों बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं इंग्लैंड की, और वेल नोन यूनिवर्सिटीज हैं। तो वहां से पढ़े हुए हैं। कौन पढ़ा हुआ है? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। एंड वहीं पर उन्होंने क्या किया, ज्वाइंड अ लिटरेरी क्लब। इसका क्या नाम है? एपोस्टल। इफ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज एपोस्टल, तो एपोस्टल इज द नेम ऑफ अ लिटरेरी क्लब। टेनिशन ज्वाइंड दिस लिटरेरी क्लब, और वहीं पर उनकी मुलाकात किससे होती है? आर्थर हेनरी हैलम से होती है। यू नो इट वेरी वेल कि आर्थर हेनरी हैलम उनके बोसम फ्रेंड रहे हैं। और आर्थर हेनरी हैलम ही डाइड इन द प्राइम एज ऑफ हिज लाइफ, and on the sad demise of that man he composed a beautiful poem, break break break। आर्थर हेनरी हैलम की मौत पर उन्होंने क्या किया हुआ था? एक ब्यूटीफुल पोयम लिखा था जिसका क्या नाम है? ब्रेक 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 है। सो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रही है उसमें। दूसरा चीज हमें ये भी पता है कि जो आर्थर हेनरी हैलम थे, आर्थर हेनरी हैलम जो है
was engaged with टेनिशन की सिस्टर के साथ ही was engaged. So you will come to know कि this particular chemistry and the mystery of life, in what way these things have been told in the poem in memoriam and the means the break वो सब हम लोग तो लेटर मतलब आगे हम लोग स्टडी करेंगे. बट ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि जो जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि एपोस्टल एक लिटरेरी क्लब है जहाँ पे उनकी मुलाकात आर्थर हैलम से होती है और उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है, ज्वाइन किया हुआ है. इसके अलावा उनकी मुलाकात आर्थर हेनरी हैलम से जो उनके बोसम फ्रेंड है जिसकी मौत पर उन्होंने ब्रेक नाम का एलिजी लिखा और इन मेमोरियम पोयम लिखा. और ये सब चीजें 1850 ईस्वी में होता है. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है. और टेनिसन जो है यूनिवर्सिटी 1831 में ही छोड़ देते हैं विदाउट टेकिंग हिज डिग्री. ये चीज रहा है कि इन 1831 नेक्स्ट पॉइंट, इन 1831 he left university he left university without taking degree. Without taking degree. So you will find these things ki how these things are significant, are important points which we have to remember. तो 1831 में टेनिसन जो है यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं मगर डिग्री को लिए हुए. ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है या ये चीज पूछने नहीं जा रही, बट एक पॉइंट ऐसा आया जो आपको यहाँ पे बताया गया है. टेनिसन की लाइफ में जो और चीजें रही हैं इम्पोर्टेंट, वो एक एट अ ग्लांस में जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था. आई वांट टू टेल यू कि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट. ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज. दूसरा चीज, ही गॉट laureateship, laureate, he got laureateship in 1850. In 1850. सो यू विल कम टू नो कि दो पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. और उन दो पॉइंट में से एक पॉइंट आपका ये है कि ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट. आई एक्सप्लेन यू कि हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट. वन हु one who presents the whole society. If he was the representative poet of Victorian age, तो he talks about what he talks about, कि उस समय की समाज की वो आवाज थे, उस समय के लोगों की आवाज थे. The crisis you can just see between science and religion, doubt, dispute और distraction, जो भी चीजें उस समय का प्रॉब्लम था, टेनिसन ने उसको बहुत खूबसूरत ढंग से क्या किया है, अपनी कविता में उसको जगह दी है. तो इस वजह से ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट. दूसरा चीज, उनको लाउरियरशिप मिला था. लाउरियरशिप कोई बड़ी बात नहीं, मैंने पहले भी बताया था. लाउरिएट पोएट होते थे, पहले लाउरिएट पोएट बेन जॉनसन रहे हैं. और टेनिसन को ये जो लाउरियरशिप मिलता है 1850 ईस्वी में मिलता है. और ये 1850 ईस्वी में किसकी मौत के बाद मिलता है? वर्ड्सवर्थ की मौत के बाद. तो ही गॉट लाउरियरशिप इन 1850 आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ DEATH, after the death of Wordsworth, William Wordsworth. So this is the point which we have to remember. Next point, he was a he was a well-known lyricist, Lyricist, lyricist of Victorian age. If I write in a short form Victorian age, we say Victorian, A say age. So he was a well-known lyricist of Victorian age, comma, composed lyric, Lyric, at the age of 81. At the age of 81, he was a well-known lyricist of Victorian age, composed lyric at the age of 81, entitled Crossing the Bar.
Crossing the bar. So these are a very common points which everyone must know, which everyone should know कि वो एक अच्छे लिरिसिस्ट भी थे। और ये चीजें तो ही वॉज अ वेल नोन लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। इवन एट द एज ऑफ 81 उन्होंने लिरिक लिखा था जिसका इंटाइटल क्या था, क्रॉसिंग द वॉर। तो ये चीज पूछा जा चुका है कि वो कौन सा लिरिक है जो उन्होंने एट द एज ऑफ 81 लिखा, जिसका टाइटल मतलब हमें पता होना चाहिए वो पोयम। तो इसी से पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट ही वाज एंड हाउ मच ही मतलब हाउ मच pain he took in his life to compose the poem, to express his ideas, his beautiful ideas. So these things you can just see here, so many information you will find यहाँ पर रहा है। तो ये जितने इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि ये टेंशन के बारे में, बिकॉज ये टेंशन से रिलेटेड भी है। और टेंशन की पूरी जो फिलॉसफी लाइफ का रहा उन सबको बयां करता है कि एज ए लिरिसिस्ट उन्होंने क्रॉसिंग द बार में लाइफ को कैसे दिखाया है, डेथ को उन्होंने ब्रेक 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 में और इन मेमोरियम में कैसे रिलीजन को और तमाम चीजों को लेके उन्होंने बात किया हुआ है, यूलिसिस में कैसे उन्होंने चीजों को दिखाया हुआ है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। वन मोर पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, दैट इज इन द पोयम प्रिंसेस, in the poem Princess, he supports higher education for women. Higher education for women. सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने जो है क्या किया हुआ है, इसमें जो है हायर एजुकेशन फॉर वीमेन को लेकर के उन्होंने बात कही हुई है। सो अगेन आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, व्हेन यू टेक दीज पॉइंट्स, तो ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने हमने आपको पहले भी जब टेनिशन एज अ पोएट में डील कर रहा था तो मैंने बताया कि किस पोयम में उन्होंने हायर एजुकेशन फॉर वीमेन की बात कही हुई है, कैसे आप उनको ये कह सकते हैं कि ही वाज अ रिप्रेजेंटेटिव पोएट, ऑल दीज थिंग्स, एंड ही compromised बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो ये पॉइंट आता है। विदर आई पुट दिस लाइन कि ही compromised बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ये मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? अच्छा अच्छा ठीक है। आर मीन्स यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ओके। सो यू रिमेम्बर दैट कि नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि एक ऐसे पोएट थे ही मतलब टेनिशन compromised between science and religion। whenever you talk about tension, always हर आदमी को इसके बारे में साइंस एंड रिलीजन, टेंशन compromise बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, हर आदमी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि टेनिशन एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने कंप्रोमाइज किया, किसके बीच कंप्रोमाइज किया, बिटवीन साइंस एंड रिलीजन के बीच। बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स जो आपको टेनिशन को अर्नोल्ड से और लोगों से अलग करेगा कि वाई टेनिशन इज टेनिशन, बिकॉज उन्होंने वही ही बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव पोएट, या व्हाई डिड ही कॉल द रिप्रेजेंटेटिव पोएट, व्हाट द जॉब वाज डन बाय दैट मैन। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ कॉमन पॉइंट्स को लेकर के मैंने बात किया है। अगर आपको याद होगा कि उनकी जो पोयम्स रही है, उन सारी पोयम्स का अगर मैं एक आपको जिस्ट तैयार करूं कि कौन कौन सी पोयम है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए या उसका नाम या आपको पता होना चाहिए, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन दोज इम्पोर्टेंट पोयम्स। इम्पोर्टेंट पोयम्स ऑफ टेनिशन। इसमें से कुछ पोयम्स ऐसे हैं जिनका आपको मैं डेट भी बताऊंगा, कुछ बगैर डेट के चलेंगी क्योंकि वो कलेक्शन में आई हुई हैं। तो उन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट पोयम्स ऑफ टेनिशन में
एक तो जो सबसे पहला उनका आया था, दैट वाज द पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, BROTHERS, पोएम्स बाय टू ब्रदर्स 1827. Second important point which you have to remember, poems chiefly lyrical, poems CHIEFLY, poems chiefly lyrical, 1830, poems chiefly lyrical 1830. Now the next is एक और कलेक्शन था तीसरा, वो केवल पोएम्स के नाम से था, ये जो कलेक्शन था 1833। नेक्स्ट है चौथा, मॉड एंड अदर पोएम, ये पूछा जा चुका है, मॉड एंड अदर पोएम्स, मॉड एंड अदर poems, you will come to know 1855। पांचवा, इडिल्स ऑफ द किंग, IDYLLS, इडिल्स ऑफ द किंग 1859। 1859। नेक्स्ट सिक्स, टाइरिसियस एंड अदर पोएम्स, TIRESIAS, टाइरिसियस एंड अदर पोएम्स 1870। नाउ द नेक्स्ट इज, दैट इज आई थिंक कि एट्थ या नाइन्थ, सेवेंथ, सेवेंथ, द हॉली ग्रेल एंड अदर पोएम्स, ये भी पूछा जा चुका है, द हॉली ग्रेल, द हॉली ग्रेल एंड अदर पोएम्स, इट केम इन 1870। नेक्स्ट, डिमीटर एंड अदर पोएम्स, DEME, डिमीटर एंड अदर पोएम्स 1889। 1889, so you will come to know कि these are very important poems, these are very significant poems, and again I would like to tell you, उसको मैं स्लाइड को जो है मैं ले जा रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से, कि पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, ये जो पोएम्स बाय टू ब्रदर्स था, इनके भाई जो चार्ल्स थे उन्होंने लेकर के इनको, इन लोगों का था, और ये जुवेनाइल पोएम्स के नाम से जाना जाता है, कि बचकाने में लिखा गया था या उतना मेच्योरिटी नहीं रही है, लेकिन ये वहीं से उनकी शुरुआत होती है। और पोएम्स चीफली लिरिकल, इसमें उन सारी पोएम्स को शामिल किया गया है जो चीफली लिरिकल रही हैं, और उसमें ऐसा नहीं रहा कि किसी तरह का उस तरह का वैसा चीजें रही हैं। तो रिमेम्बर दैट कि इस तरह की चीजें रही हैं। अगेन आई वांट टू टेल यू कि जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मुझे बताना है, दैट इज व्हाट कि इसके अलावा जो पूछा गया है, जैसे मॉड पूछा गया है, जो एक उनका मॉड एंड अदर पोएम्स करके रहा है, इडिल्स ऑफ द किंग पूछा गया, ये सब चीजें आपको डेट भी सब बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना, इडिल्स ऑफ द किंग, मॉड, टाइरिसियस एंड अदर पोएम्स, these are very significant, the holy grail एंड अदर पोएम्स, तो ये सब तो जैसे आपको नाम से भी लग रहा होगा एक कलेक्शन का नाम है। इसके अंदर की जो पोएम्स हैं उनमें से कुछ पोएम्स आपको एक्सप्लेन कराएंगे, मतलब बताएंगे उनके बारे में डिटेल में कि क्या क्या रहा है। इसके अलावा जस्ट आई वांट टू नो कि टू टेल यू कि उनकी कुछ पोएम्स रही हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, तो सबसे पहले उन पोएम्स का आप एक तरह से नाम लिखते चलिए, जैसे अभी आपने नौ लिखा हुआ तो ये कलेक्शन भी हो गया, और अब मैं एक सेंट्रल हेडिंग डाल दे रहा हूँ, दैट इज
a list of his important poems, अ लिस्ट ऑफ हिज इम्पोर्टेंट पोएम्स। ये मैंने एक हेडिंग डाल दिया है जो आपको मतलब उनकी जो एक इम्पोर्टेंट पोएम्स रही है, जो हर आदमी को पढ़ना चाहिए, या अगर नहीं भी पढ़ा तो उसका नाम कम से कम पता हो, तो उसका लिस्ट मैं आपको अलग बनवा दे रहा हूँ। बाकी ये तो कलेक्शन था, इसी में वो सारी पोएम्स आई हुई है, तो वो चीजें मैं करा रहा हूँ। जिनमें से सबसे जो पहला आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द लेडी ऑफ शैलॉट। द लेडी ऑफ शैलॉट, SHALOT, द लेडी ऑफ शैलॉट। ये 1832 में आई है। कुछ पोएम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कुछ पोएम का डेट बताऊंगा, कुछ बगैर डेट की चलेगी, और ये सब चीजें रही हैं उसमें। द लेडी ऑफ शैलॉट जो है ये पोएम रहा है। बाद में इस पोएम के बारे में और डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों है या क्या उसके पीछे रीजन है। लेकिन अभी मकसद यही है कि सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स का नाम जो है आपको एक जगह मिल जाए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पोएम जो आई है, द लोटस ईटर्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पोएम इज द लोटस ईटर्स, EATERS। थर्ड, यूलिसिस। यूलिसिस आपने हमने पढ़ा ही है, ULYSSES। फोर्थ, ब्रेक। ब्रेक ब्रेक। फिफ्थ, क्रॉसिंग द बार। सो यू विल कम टू नो कि द लेडी ऑफ शैलॉट हो गया, द लोटस ईटर्स हो गया, यूलिसिस हो गया, ब्रेक 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 हो गया, क्रॉसिंग द बार। इफ यू गो विद दीज थिंग्स, सो यू विल कम टू नो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स रही हैं उनकी, जो हमें समझना चाहिए। व्हेन यू राइट, लेट मी नो कि मैं इसे इरेज कर सकूं। ए, हाँ, या LOTOS, दैट्स नॉट लोटस, दैट इज फ्लावर। सिंबॉलिक वे में हो सकता है वही हो, लेकिन बट यहाँ पे उसका स्पेलिंग यही था, लोटस ईटस। लेट मी नो व्हेन यू राइट इट। ओके ओके, शुड आई इरेज इट? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नंबर, दैट इज द फिफ्थ। ओके ओके। तो जो सिक्स पे आप देखेंगे उस पे मैंने आपको अभी बता, जैसे अभी इसके पहले हम लोग क्रॉसिंग द बार तक मुझे लगता है मैं रखा था, या जो भी रहा होगा। उसके बाद, हाँ उसके बाद आप देखेंगे इन मेमोरियम, MEMORIAM, इन मेमोरियम। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट इज द प्रिंसेस, PRINCESS, द प्रिंसेस। नेक्स्ट, टिथोनस, टिथोनस। नाउ द नेक्स्ट इज द पासिंग ऑफ आर्थर। द पासिंग ऑफ आर्थर हो सकता है आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़े हो, अगर आपको याद होगा। द पासिंग ऑफ आर्थर। टेन, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। ये चीज पूछा जा चुका है PGT में, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। इसके नाम से ऐसा लगता है किसी इंडियन पोएट ने लिखा होगा। ये वहां पे पूछा जा चुका है, द डिफेंस ऑफ लखनऊ। लेट मी नो व्हेन यू हैव नोटेड डाउन इट।
ओके, नाउ द 11th जो रहा है, दैट इज अकबर्स टोम, AKHBAR apostrophe, अकबर्स टोम. नेक्स्ट, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक वेलिंगटन, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक वेलिंगटन, टन, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक वेलिंगटन, द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन. नेक्स्ट, द इडिल ऑफ द किंग, एक कलेक्शन रहा, पहले भी मैंने लिखवाया था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम, द इडिल ऑफ द किंग, कई बार पूछा जा चुका है ये, द इडिल ऑफ द किंग. नेक्स्ट, लॉक्सली हॉल. 13, द इडल, EIDYLL, द इडल ऑफ द किंग. नेक्स्ट, इनॉक आर्डन, ENOCH, इनॉक आर्डन. नेक्स्ट, yeah, let me know when you have noted down it. Okay. Did you note Loxley Hall? Okay. Now the 15th is Loxley Hall. LOCKSLEY, Loxley Hall. 16th is, I think that you have noted down Enoch Arden. Yeah. Yeah. Now the next is Two Voices. The Eagle. 17th is The Eagle. The Eagle. These are the things. Now the next is The Grasshopper. The Grasshopper. HOPPER. 19th is A Dream of Fair Woman. Fair Woman. 20th is A Dream of Fair Woman, and 20th is that will be the last poem, The Charge of Light Brigade. The Charge of Light Brigade. The Charge of Light Brigade. लाइट ब्रिगेड, बी मैंने शार्ट में लिख दिया, आई डोंट हैव एनी स्पेस, यू कैन नोट डाउन बी, यहाँ पे बी का मतलब ब्रिगेड. देयर आर सम अदर पोएम्स आल्सो, और भी एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, बिकॉज वी कांट लीव एनी पोएम. नाम तो कम से कम पता हो कि हाँ ये चीजें रही हैं उसमें जो है. तो इफ यू नोट डाउन इट, लेट मी नो. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज 20, आई थिंक कि व्हाट इज द नंबर 21st.
द पैलेस ऑफ आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। द पैलेस ऑफ आर्ट, 22nd टाइरिसियस, 23rd द डिजर्टेड हाउस, 24 ओ टू मेमरी, ओ टू मेमरी, ओ टू मेमरी। सो रिमेंबर दैट कि आई टोल्ड यू दीज पोएम्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी पोएम्स आपको पढ़ना है, लेकिन नाम आपको ये पता होना चाहिए कि इट वॉज रिटेन बाई हुम, इट वॉज रिटेन बाई टेनिसन। अब मैं आपको एक चीज ये लिखवाना चाहता हूँ कि कौन सी पोयम आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है, एक उसका लिस्ट आपको, ताकि डोंट स्किप दोस पोयम्स। जो पोयम आपको डिटेल्ड स्टडी करना है उसको आपको जो है यू डोंट हैव टू स्किप। तो उसमें मैं आपको एक लिस्ट बनवाना चाहता हूँ। पोयम्स फॉर डिटेल्ड स्टडी, पोयम्स फॉर डिटेल्ड स्टडी। ये सबको पता कि उस डिटेल्ड स्टडी में सबसे पहला हमेशा ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रेक। दूसरा यूलिसिस, तीसरा क्रॉसिंग द बार, क्रॉसिंग द बार। फोर्थ इन मेमोरियम, इन मेमोरियम। फिफ्थ, आई थिंक आई डोंट हैव एनी स्पेस, व्हेन यू नोट इट लेट मी नो। वही बातें हैं कि जब आप कंप्लीट कर लीजिए मुझे बताइए, फिर मैं अगला। ब्रेक 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 है, यूलिसिस है, क्रॉसिंग द, अच्छा शुड आई इरेज इट? पोएम्स फॉर डिटेल स्टडी, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस, क्रॉसिंग द बार, इन मेमोरियम, MEMORIAM। नाउ द फिफ्थ पोएम, Idylls of the King, IDYLLS, Idylls of the King. Now the sixth poem, The Princess, CESS, The Princess. So these poems you have to go, these poems you have to study, जो मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। एक और भी आपको नोट कर लीजिएगा, टाइरिसियस, थोड़ा सा उस पर बात करनी पड़ी, बहुत वैसा नहीं है, बट टाइरिसियस, TIRESIAS, टाइरिसियस। एंड देयर इज, आई थिंक इडिल्स ऑफ द किंग, हाँ ये तो मैंने सामने ही लिखा है। पासिंग ऑफ द आर्थर, या पासिंग ऑफ द आर्थर, पासिंग ऑफ द आर्थर, ये इंटरमीडिएट में भी पहले चलती थी। इन मेमोरियम, आई थिंक यू वी ऑल हैव नोटेड डाउन, क्रॉसिंग द बार भी नोट कर चुके हैं। सो इतना पोयम है जो हमें वो करना है। एक और लास्ट लिखे, द लेडी ऑफ शैलॉट, द लेडी ऑफ शैलॉट, SHAL, वो डबल टी, सिंगल एल होना चाहिए था, डबल एल यहाँ पे हो चुका है। अब उसको अगर मैं स्पॉट लगाता हूँ तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। द लेडी ऑफ शार्लॉट। तो दीज पोयम्स
वी हैव टू स्टडी इन अ डिटेल्ड वे। तो अभी तक जितना हमने आपसे बात किया, वो ये बात किया कि उनका बायोग्राफिकल स्टडी, फिर मैंने ये बात किया कि उनकी इम्पोर्टेंट जो कलेक्शन ऑफ द पोएम्स रही है उस पर, फिर मैंने आपको बताया कि उनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स कौन सी रही है उस पर मैंने बात किया। फिर मैंने आपसे कहा कि आपको ये नोट करना है कि उनकी कौन सी पोएम है जो हर इंसान को एक डिटेल्ड स्टडी में उसके बारे में पता होना चाहिए। और मैं ये जरूर आपसे कहूंगा, इसमें से भी चार पोयम ऐसी है जिसमें ब्रेक 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 है, यूलिसिस आपका है, इसके अलावा क्रॉसिंग द बॉर है, तीन तो ये हो गई। और इन मेमोरियम बड़ी पोयम है, उसका बहुत सारा हिस्सा नहीं, लेकिन वो था आर्थर करके जो रहा, पासिंग ऑफ द आर्थर, ये चार पोयम आपको उसको पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। व्हेनेवर यू हैव टाइम यू हैव टू डाउनलोड पीडीएफ उसका टेक्स्ट जो है, और उसकी लाइनें आप पढ़िए, उसकी लाइनों को आप समझने की कोशिश करिए। इसके अलावा टेनिसन ने ड्रामा भी लिखा था, उनका ड्रामा बहुत फेमस नहीं रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे उनके ड्रामा का नाम पूछा गया, तो मैं एक लिस्ट उनके ड्रामा का भी बनवा देना चाहता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। जस्ट आई वांट टू टेल यू कि उन्होंने कौन कौन सा ड्रामा लिखा हुआ है। तो नोट डाउन प्लेस ऑफ टेनिसन। अब जो हेडिंग होगा दैट इज प्लेस ऑफ टेनिसन। प्लेस ऑफ टेनिसन। सो रिमेंबर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट प्लेस ऑफ टेनिसन, उनमें से कुछ प्लेस आपको ध्यान में रखना है। एक तो उनका जो प्ले है उसमें से एक है मॉड, MAUD, MAUD, मॉड, ये मोनोड्रामा है। इसके बारे में कोई डिटेल में बात नहीं करना, सब हम एक लाइन में लिखवाते चल रहे हैं कि मॉड है क्या, मॉड अ मोनोड्रामा, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें मतलब कब आया है, बस यही इतना पता करना है। मॉड अ मोनोड्रामा, मॉड अ मोनोड्रामा, इट केम इन 1855। द सेकेंड इज क्वीन मेरी, क्वीन मेरी, इट केम इन 1875। तीसरा हैरोल्ड, 1876। बेकेट, 1879। 1879। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, या दीज थिंग्स यू हैव टू टेक, जो मैंने अभी आपको बताया है। और इनका जो ये क्वीन मेरी है और जो हैरोल्ड है, जो बेकेट है, ये ट्रायोलॉजी रहा। ट्रायोलॉजी का मतलब कि एक थीम को या एक का एक आपस में रिलेशन रहा, क्वीन मेरी का, हैरोल्ड का, बेकेट का। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है मैं एक मार्क लगा दे रहा हूँ, दिस इज ट्रायोलॉजी, TRILOGY, इट्स अ ट्रायोलॉजी। इन तीनों का थीम और सीक्वेंस जैसे होता नहीं कि एक सीक्वल से मूवी आती है कि क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3, बाहुबली 1 2, इस तरह से करके, ऐसे ही उसका एक ट्रायलॉजी निकला हुआ है कि क्वीन मेरी उसी का सीक्वल, हैरोल्ड, फिर बेकेट, ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो, उसमें उसका रहा है सब्जेक्ट मैटर। तो इतना सारी चीजें रही हैं, इफ आई गेट सम मोर पॉइंट्स तो आई विल टेल यू, मैं उसके बारे में और बात करूंगा। आई थिंक यू ऑल हैव नोटेड डाउन। या ओके।
जस्ट आई वांट टू नो 2 or 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं इसको शेयरिंग बंद कर दूं तो मैं आपसे बात करता हूं कि क्या क्या चीजें हमें और ध्यान में रखनी है इसको लेकर के। अ, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम टेंशन को पढ़ें तो टेंशन को पढ़ने का मतलब ये है कि ऑलवेज वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड हिज कंटेम्परेरी पोएट्स। टेंशन वाज द वॉइस ऑफ द पीपल, टेंशन वाज द वॉइस ऑफ क्वीन विक्टोरिया, टेंशन वाज द वॉइस ऑफ विक्टोरियन इरा, बिकॉज और किसी को रिप्रेजेंटेटिव पोएट नहीं कहा गया। तो आपको वेन एवर यू स्टडी टेंशन always keep in your mind कि why tension. Tension is in syllabus whether you go PGT, whether you go NVS, KVS, LT grade, in directly or indirectly you will find this poet. तो दिस पोएट इज रिमार्केबल बिकॉज ही ऑलवेज ट्राई टू मेक बैलेंस। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो चीजों को बैलेंस स्थापित करना चाहते थे। ये कोई पॉइंट ऐसा नहीं जो नोट करना आपको, अगर मैं बता दूंगा तो ये माइंड में आपके हमेशा क्लिक करता रहेगा, इट विल ऑलवेज बी इन योर माइंड कि टेनिशन एक ऐसे आदमी थे जो हमेशा जो है एक बैलेंस स्थापित करना चाहते थे। यह टेनिशन की एक एक अगर मैं कहूँ कि यह उनकी ब्यूटी पोयम की या उनकी लाइफ की एक खासियत या एक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा चीज आप बैलेंस की जहां तक हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर कैसे उन्होंने बैलेंस स्थापित किया, कहाँ पे किया। तो यू विल कम टू नो उन्होंने जो बैलेंस स्थापित किया है वो सबसे बड़ा बैलेंस तो उस समय का जो क्याटिक सिचुएशन था, जो क्राइसिस था, दैट वाज कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। उन्होंने साइंस और रिलीजन के बीच का जो कंप्रोमाइज किया और जहाँ पे वी फाइंड चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन की वजह से 1859 में द बुक केम दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देन यू कम टू नो कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय दैट मैन की people ultimately started to believe no science is more important rather than religion। तो ऐसी कंडीशन में जब एक विचारधारा साइंटिफिक हो जा रही है और दूसरा रिलीजन को सेकेंडरी मान रही है, जहाँ पे मशीन्स हो गया, मैकेनाइजेशन है, अर्बेनाइजेशन है और तमाम चीज़ों को है, तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की भी ज़रूरत थी और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ-साथ इट वाज़ आल्सो इम्पोर्टेंट कि वी हैव टू गो विद ओल्ड वैल्यूज़। जो हमारे ओल्ड वैल्यूज़ थे, जो ट्रेडिशन था, जो कल्चर था, उसको कहीं से नेग्लेक्ट ना किया जाए। तो इट वाज़ आल्सो सिग्निफिकेंट कि दैट वी मस्ट फॉलो आवर ओल्ड वैल्यूज़, आवर ओल्ड ट्रेडिशन, इन सब का भी ज़रूरी था। जब ये सब चीजें होने लगी तो इट वाज सेड दैट कि नो अल्टीमेटली कि टेनिशन एक ऐसे पोएट है, बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव पोएट, बीइंग द लाउरिएट पोएट, ही पेड हिज ड्यूटी एंड ही पेड हिज ड्यूटी ऑनेस्टली बिकॉज वो लोगों की आवाज बने और उन्होंने कहा कि रिलीजन इज एज इम्पोर्टेंट एज साइंस एंड साइंस इज एज इम्पोर्टेंट एज रिलीजन। इफ आई से कि लाइफ इज लाइक अ क्वाइन, तो रिलीजन एंड साइंस दे आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ क्वाइन। तो वो जो है दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इस कंडीशन में आप देखेंगे वहां पर कि जब एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस तरह की चीजें निकल के आती हैं, तो उन्होंने चाहे इन मेमोरियम में अगर आप देखेंगे ब्रेक 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 का, तो वह एक तरह से मौत पर रोते हैं, सैड डिवाइस, और वो महसूस करते हैं कि लाइफ एंड डेथ दीज आर नॉट इन माई हैंड। ये जो है क्या है, दीज आर इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड हु इज द ओनर, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। स्पेशली जब आप इन मेमोरियम पूरा पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो कि व्हाट द फिलॉसफी हैज बीन टोल्ड। लेकिन जब आप टेनिशन का यूलिसिस पढ़ते हैं तो टेनिशन बदले हुए नजर आते हैं एंड यू विल कम टू नो कि वहाँ के जो टेनिशन है वह साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, नई एरिया के खोज की बात करते हैं और लोगों से कहते हैं कि डोंट पास अ लेजी लाइफ, इनएक्टिव लाइफ, बी एक्टिव, डू समथिंग इन योर लाइफ बिकॉज द पीपल विल रिमेम्बर यू। इवन ही हैज टेकन यूलिसिस who is working as mouthpiece of Tennyson, Ulysses from Homer's Odyssey। यूलिसिस इवन एट द एज ऑफ सो एजेड, लेकिन उसके अंदर अभी भी स्पिरिट है, डिजायर है टू डू समथिंग। ही लीव्स हिज एजेड वाइफ एंड गिव्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द किंगडम टू हिज सन टेलीमेकर। यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें आती है। सो जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप टेंशन को पढ़िएगा तो हमेशा ये चीजें रहेंगी, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है।
उन्होंने हायर एजुकेशन की भी बात की है, उन्होंने एक अच्छे लिरिसिस्ट थे एट द एज ऑफ 81 में उन्होंने लिखा। तो जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, उन्होंने ड्रामा के फील्ड में उतना कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, प्रोज के फील्ड में कोई कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं रहा, लेकिन पोइट्री में उन्होंने बहुत कुछ किया। और उनकी जो पोइट्री है वो दैट्स नॉट लाइक दैट्स नॉट लाइक वर्ड्सवर्दियन पोइट्री। उनकी पोइट्री वर्ड्सवर्दियन जो पोइट्री रही है उसमें नेचर है, मिस्टिसिज्म है, पिसिमिज्म है, वो एक दूसरी दुनिया है। वर्ड्सवर्थ की जो टेंशन की दुनिया है दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ रियलिटी, वहां पर वो गॉड की बात करते हैं वहां पर। और लेकिन वो इस्केपिस्ट नहीं है, इस्केपिस्ट नहीं कि वो जो है चीजों को, बट वो जो चीजों को फेस करना चाहते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स जो मैंने आपसे शेयर किया। एंड आई थिंक कि ये शायद ये समय होगा केडी सर की भी क्लास का। तो जस्ट आई वांट टू नो व्हाट इज द टाइम। 7-9। तो केडी सर का क्लास कितने बजे से? 7:45, 7:45 पर, ठीक है ठीक है। आई विल टेक ओनली 5 मिनट, मैं 5 मिनट्स और लूंगा, इसीलिए मैं पूछ रहा था। तो इफ देर इज अ क्लास ऑफ केडी सर एट 7:45, तो वी कैन टेक 2 or 3 more minutes। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब भी आप किसी एज को पढ़ते हैं, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, तो पीजीटी वालों को मैं बहुत स्पष्ट या क्लियर बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी एज को पढ़ रहे हैं तो उस एज में जो राइटर्स हैं उस राइटर्स का जो जो एज का रिफ्लेक्शन है उस राइटर्स में नजर आता है, और राइटर्स का रिफ्लेक्शन या एज दोनों का रिफ्लेक्शन उसके वर्क में नजर आता है। So remember that कि any age when I teach, when I deliver any lecture, Shilpi madam, please mute yourself. So when I deliver any lecture and I tell you कि this is the age, and in this age this thing happened, in that age that thing happened, then it means that कि I'm not telling you only the history. I'm telling you about the culture. I'm telling you about manner, attitude, and all the things which happened in that era, whether that was a religious crisis, whether that was a scientific temperament, whether that was a doubt, dispute, or distraction। Especially जब आप विक्टोरियन इरा की बात करते हैं तो यू विल कम टू नो कि विक्टोरियन इरा इतने कलर में उसको कलर किया गया है कि someone say it was an age of doubt, dispute and distraction, खासकर मैथ्यू अर्नल्ड। someone say no कि it was an age of one side there was darkness and other side there was means progressive thought, all these things you will come to know। So whenever you study Victorian era, so Victorian era में what the point I have discussed with you कि there was the concept of imperialism, there was the concept of colonialism, there was the concept of doubt, dispute, distraction, conflict between science and religion, you will come to know conflict between materialism and spiritualism, so many types of problems, so many types of things, so many types of elements you will come to know that was there, वो सब चीजें वहां पर थी। So what I want to say, what I want to tell you, when you go, when you take these points, you will come to know कि यार really में there was a problem, there was a, और उन सारी चीजों को कैसे लिया गया। तो आई होप कि आपने इसको कवर कर लिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन था। और सुबह की क्लास में भी हम टेंशन पर ही बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली सुबह की क्लास में जब हम बात करेंगे तो उनकी पोयम्स को मैंने आपको इशारा कर दिया कि कुछ उनकी इम्पोर्टेंट पोयम्स हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सुबह में हम कल सुबह में टेंशन पर बात करेंगे, और शाम को 5 बजे हम जो जीआईसी लेक्चरशिप की क्लास होती है उसमें क्रिटिसिज्म में जॉन ड्राइडेन पर बात करेंगे। आई हैव टेकन अरिस्टोटल। अब हम नेक्स्ट जो क्रिटिक है उसमें जॉन ड्राइडेन है। तो आपको दो चीजें मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि कल शाम को 5 बजे जॉन ड्राइडेन पे बात करेंगे, और सुबह 8 बजे हम टेनिशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट आई हैव टू
नहीं, सिक्स ओ लेट मी टेल यू कि जो 6 o'clock का टाइमिंग होगा, उस 6 o'clock के टाइमिंग में मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मैं रहता हूँ। मैं अभी आपको केवल 2 क्लास का बताया हूँ, एक 5 बजे से और एक आपका 6 बजे 8 बजे से। 6 o'clock में ज्यादातर चीजें जो मैं रखूंगा या जो मैं बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही है कि मैं आपको जो है ट्रबल में नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसमें एक्सरसाइज और सुनने का काम मैं करूंगा 6 o'clock में। तो अगर क्या कोई प्रॉब्लम है जो 6 o'clock की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि मैं 6 o'clock में नहीं रहूंगा, आई विल बी इन 6। हाँ हाँ हाँ। जी। उनको नहीं लिया गया है, उनको भी ले लिया जाएगा। अभी जो चीजें हैं, सबसे पहले जो आपके सामने है वो विक्टोरियन एज चल रहा है। मुझे विक्टोरियन एज के राइटर्स कंप्लीट करने दीजिए। जैसे मैं कंप्लीट करूंगा, सबसे पहले मैं बैक पर ही जाऊंगा, तो मैं वहां कर लूंगा, क्योंकि अब चूंकि एक सिलसिला शुरू हो गया। पहले पॉलिसी दूसरी थी, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि विक्टोरियन एज अभी हाल ही में चल रहा है। तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट जो है उसको, विक्टोरियन एज के सारे राइटर्स जो टीजीटी, जो पीजीटी और जो जीआईसी में है। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, एज आई कंप्लीट तो आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, आई विल डू इट। हाँ। जी मैडम। हाँ। या इन इडिपस या इन होमर्स ओडिसी। नहीं, एक्चुअली मैडम, व्हेन यू टॉक अबाउट होमर्स ओडिसी, देन होमर्स ओडिसी इज एन एपिक, एंड द कैरेक्टर्स विच यू फाइंड हियर, यहाँ पे केवल 3 कैरेक्टर लिए गए हैं। वो यूलिसिस को लिया गया है, टेलीमेकस को लिया गया है, और उसकी वाइफ पेनिलोप को लिया गया है। और लेकिन जब आप वहाँ, ये तीनों कैरेक्टर वहां पर भी रहेंगे, होमर की ओडिसी में भी, लेकिन इसके अलावा वहां पे 100 कैरेक्टर्स और भी बहुत ज्यादा एक्लियस को आपको देखने को मिलेगा। सो मेनी गॉड गॉडेस नेशनल हीरोज, बिकॉज दैट इज एन एपिक। और वह पूरा ट्रोजन वॉर के बारे में वहां पे बात की गई है। तो ट्रोजन वॉर में जितने भी कैरेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, उन सबका भी वहां पे डिस्क्रिप्शन है, उन सब लोगों के बारे में बात है। या होमर्स ओडिसी। He has taken subject matter source from Odyssey, and that part of Odyssey when to Trojan War means after completing Trojan War, आफ्टर एंडिंग ट्रोजन वार। तो जो ट्रोजन वार के खत्म होने के बाद का जो यूलिसिस है, उस यूलिसिस को उन्होंने दिखाया है। ना कि जो ट्रोजन वार में यूलिसिस पार्टिसिपेट किया, ना ट्रोजन वार से पहले के यूलिसिस। ट्रोजन वार के खत्म होने के बाद का जो यूलिसिस है, उसका नजरिया क्या है, उनकी सोच क्या है, उस हिस्से को उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया होगा, उसकी सोच को उन्होंने प्रेजेंट। नहीं, ओडिसी, व्हेन यू टॉक अबाउट पेनिलोप का ओडिसी है अनडाउटली, और उस पार्टिकुलर ओडिसी को यहाँ पे लेकर के ट्रोजन वार को लेकर के यहाँ पे रखा गया है। बट आई एम नॉट इन पोजीशन की को रिलेट की हाउ ओडिसी एंड हाउ यूलिसिस, व्हेन यू से कि उनका जो मेन वो रहे हैं, वो जो है पेनिलोप ओडिसी की वाइफ रही है, और ओडिसी मेन कैरेक्टर रहे हैं। तो मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इसको को रिलेट कर सकूं कि ओडिसी, क्योंकि ओडिसी दैट इन माई माइंड कि दैट्स द नेम ऑफ ओनली एपिक। I don't know ki whether Odyssey is the name of a character, या any important character that has played a key role, and at the name of the character Odyssey got its title, and और ओडिसी का रिलेशन कोई यूलिसिस से, इसको मुझे थोड़ा सा आप मौका दीजिए। मैं चेक करने के बाद ही आपको बता पाऊंगा। हाँ। या 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 हाँ।
No, these three works are not called trilogy. Remember that when you say कि it's called trilogy, then जो होमर का इलियड एंड ओडिसी है, दे आर द प्राइमरी एपिक। एपिक दो तरह का होता है, एक प्राइमरी एपिक होता है, और प्राइमरी एपिक में ये होता है कि कैरेक्टर्स, स्टोरीज, इवेंट्स दे एग्जिस्ट ऑलरेडी, दे आर फाउंड इन सोसाइटी। बाद में कोई राइटर उसको केवल रिटन शेप दे देता है। जैसे अगर मैं शमीम हूँ, मैं जो है क्या किया कि या अगर मैं कहूँ कि रामायण जैसे रहा, तो रामायण की जो रचना वाल्मीकि जी के द्वारा की गई, तो वाल्मीकि जी ने केवल उसको लिखा, लेकिन रामायण के बारे में ओरली जो है लोगों को पहले से जानकारी रही होगी। ओनली इट वाज रिटन बाय हुम, इट वाज रिटन बाय वाल्मीकि, तो ओरली द पीपल वर नोइंग कि राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, ऑल द एपिसोड, ऑल द इवेंट, बाद में उसको लिखने का। लेकिन जो वर्जिल का ये नीड रहा है, यह जो है लिटरेरी एपिक रहा है, यह लिटरेरी एपिक। और लिटरेरी एपिक ये होता है कि राइटर, लिटरेरी एपिक इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द पोएट। और वो जो होता है उसमें राइटर का इंडिविजुअल टैलेंट नजर आता है। राइटर कैरेक्टर्स को, इवेंट्स को इन्वेंट करता है, वो खुद फॉर्म करता है, उसको डिजाइन करता है, राइटिंग करता है। तो जो ट्रायोलॉजी होता है वह किसी चीज का एक सीक्वल होता है कि पहले ए आई, उसी वैसे ही सब्जेक्ट मैटर, वैसी चीजें और भी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड, तो दैट्स नॉट द ट्रायोलॉजी। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ओके, 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 ओके शिल्पी। आई, हाँ हाँ बताइए। मैंने कहा था कि पहले जो लाउरिएट पोएट थे वो बेन जाल्सन थे, लाउरियटशिप की शुरुआत बेन जाल्सन से होती है। जॉन ड्राइडन को पहला ऑफिशियल पोएट कहा गया है। जॉन ड्राइडन, नहीं नहीं, कतई ये चीज नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये मैंने कई बार कह दिया कि दो चीजें होती हैं। एक चीज तो ये होता है कि फर्स्ट लाउरिएट पोएट वाज बेन जॉनसन एंड फर्स्ट ऑफिशियल पोएट वाज जॉन ड्राइडन। दोनों में फर्क ये होता है कि जो लाउरिएटशिप है, वह लाउरिएटशिप तो एक किंग का किसी ने रिकमेंड कर दिया, किंग के अंडर में जो लोग हैं कि ये चीजें बहुत जानकार है, ये लाउरिएट पोएट हो जाएंगे। लेकिन ऑफिशियल पोएट वो होता है जब किंग बगैर कोई कमेटी बनाए हुए, बगैर किसी के राय मशविरा लिए हुए खुद रिकमेंड करे कि ये आदमी ही मेरा जो है क्या होगा, ऑफिशियल पोएट बनेगा। जिसको एक तरह से मैं कहूँ कि अ, राज दरबारी कवि, जैसे अगर आपको याद होगा कि अकबर के 9 रत्न थे, अकबर ने अपने 9 रत्नों को लिया हुआ था, तो उसमें किंग का इंटरेस्ट होता है, किंग की चॉइस होती है। तो ये जो ऑफिशियल पोएट था, यही ऑफिशियल पोएट पहले लाउरियटशिप के रूप में चला आ रहा है। लेकिन ड्राइडेन के साथ ऑफिशियल इसलिए जुड़ जाता है कि बिकॉज यू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ चार्ल्स सेकेंड, ही ऑप्टेड दैट मैन एंड सेड दैट कि ही विल राइट अबाउट माई कोर्टली कल्चर मैनर। उसमें किंग का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। तो दो अलग वर्ड आते हैं, दोनों अलग वर्ड जो है वो है कि पहला लाउरिएट पोएट और पहला ऑफिशियल पोएट। तो जो लाउरिएट है वो बेन जॉनसन को जाता है, जो ऑफिशियल है वो जॉन ड्राइडन को जाता है। जी पूनम जी। हाँ हाँ। मैडम ये तो जो है पूरा लिस्ट देखना पड़ेगा ना, इतना जो है मेमोरी में कहाँ। हाँ हाँ, इतना मेमोरी में नहीं है। नहीं, ये देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बात सही है कि ये क्वेश्चन को डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का जो इंफॉर्मेशन होता है, वो ये इतने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे रिलेटेड या इस सब चीजों का, कि वो सब चीजें नहीं। और ये बहुत ही कॉमन सा चीज है, जिस आदमी ने पूछा था उनको भी पता होगा, उनको बता देना चाहिए था अगर उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा। इसके लिए तो जी। तो वो तो देखना पड़ेगा ना। जैसे अगर टेंनिशन को जो है 1850 में मिल रहा है, और टेंनिशन जो है जाकर के 1892 ईस्वी।
देखिए वही मैं कह रहा, अगर टेनीशन 1892 ईस्वी में मर रहे हैं तो टोटल उनको जो लॉरियतशिप हुआ तो कितने साल का हो जाएगा? 50, 40, 90, दो 92। तो सबसे ज्यादा तो अगर देखा जाए तो इनके इनकी रिजीम में आता है। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या टेनिशन तो मेरे भी माइंड में है कि हाँ, लेकिन क्या टेनिशन के अलावा भी किसी कोई इतना लंबे समय तक रहा था या नहीं रहा था? तो ये किसको कम मिला, कौन कम मरा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। वो तो पूरा एक क्रोनोलॉजी जो उसकी होती है वो देखना पड़ेगा। हाँ, वो देखना। हाँ, हाँ, उसमें आप सेंड एक-दूसरे को सेंड कर सकते हैं। ओके। और बाकी इसमें टेंशन ही आना चाहिए, टेंशन के इतना लंबा किसी को नहीं रहा होगा जो एज़ पर आई बेन जॉनसन इज़ 19 19 नहीं मैडम, एक चीज़ मुझे आप ये बताइए कि जो टेनिशन है, टेनिशन को 1850 में मिलता है और टेनिशन की मौत जो है 1892 में होती। तो टोटल अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 42 इयर्स के हुए। तो क्या, तो जो जो टे हाँ, तो ये चीज़ आप देख कर के उस पे वो कर लीजिएगा।